हेलो फ्रेंड्स, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नमस्कार। ठीक है, तो जैसा कि हमारा जो टेक्निकल की क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस सॉइल मैकेनिक्स की, तो उसी तरीके से नॉन टेक पर भी मैं फ्रेंड वीडियो रिकॉर्ड करता हूं और आपके लिए एक ना एक कोई किसी न किसी टॉपिक पर नॉन टेक की एक क्लास लेकर आता हूं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एज अ रिवीजन के तौर पर जल्दी हम लोग मेन टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्राचीन भारत के बारे में हम लोग जानते हैं। प्राचीन भारत की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से लेके और 100% ले जाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, ये क्लासेस सभी बच्चे देख सकते हैं जो एसएससी के हैं। ठीक है, आईएएस के बच्चों के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें तो बहुत डीप जाना पड़ता है। ठीक है, पीसीएस तक के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप डी, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, यहाँ तक के बच्चे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत एक विशाल प्रायद्वीपी है। प्रायद्वीपी का मतलब क्या है? जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। प्रायद्वीपी का मतलब नीचे वाला भारत का हिस्सा जो है वो प्रायद्वीपी है ना, तीनों ओर से, इधर से हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए, इसे हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम और सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टधाई में आया। मेन पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो भारतवर्ष का जो नाम दिया गया वो बेसिकली जो पाणिनि की जो बुक थी अष्टधाई, उसमें भारत का नाम दिया गया था। ठीक है, देश का भारत नामकरण ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया है। जो देश का जो नामकरण किया गया है वो बेसिकली किस पे किया गया? ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया देश का नामकरण। तो ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि भारत जो इंडिया का जो नाम है भारत, वो बेसिकली किस वेद से लिया गया है? तो ध्यान रखना, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, ऋग्वेद में एक नाम था भरत, उसके नाम पर इंडिया रखा गया है। यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ये भी एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत, इंडिया जो शब्द है वो किसने इंडिया मतलब दिया इंडिया? तो बेसिकली ये यूनानियों ने दिया था। ठीक है, यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इसे हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। मध्यकालीन जो लोग थे उन्होंने हिंदुस्तान या हिंद के नाम से इसको बोला। ठीक है फ्रेंड, कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने करी। गलत कहते हैं, गलत गलत गलत। भारत की खोज किसी ने नहीं की थी। ठीक है, भारत तो पहले से ही मौजूद था। किताबों में गलत लिख दिया है कि भारत की खोज की वास्को डिगामा, भारत की खोज की वास्को डिगामा। अरे जो बंदा वास्को डिगामा आया था भारत, वो क्यों, किस पर्पज़ से आया था? व्यापार के पर्पज़ से आया था, ना कि खोज करने के पर्पज़ से आया था। वो यूरोप से आया था, वो केप ऑफ हुप से यहाँ से होता हुआ कालीकट पहुँचा था। ठीक है, और वहाँ के राजा जमोरिन से उसने व्यापार की अनुमति मांगी थी। तो ऐसे कैसे हो गया कि भारत की खोज उसने की थी? भारत तो पहले से मौजूद था वहीं पर। लोग पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं। भारत की खोज भला कोई कर सकता है? चलिए, लेकिन हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा जी ने की थी। वास्को डिगामा जी, वास्को डिगामा। हद है यार। तो आज से ये कोई नहीं कहेगा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। भारत वहीं था, भारत खोजा किसी ने नहीं था। चलिए, तो यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद या हिंदुस्तान का नाम से संबोधित किया। अब देखिए, या तो आप पेन पेपर लेके बैठिएगा या फिर सुन लीजिए। वैसे पेन पेपर लेके बैठेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे हिस्ट्री के, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स बताऊंगा आपके लिए। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा कौन सा? यजुर्वेद। तीसरा कौन सा? सामवेद। और चौथा कौन सा? अर्थवेद। ठीक है, पहला कौन सा? ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। और चौथा कौन सा? अर्थवेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। ठीक है, सामवेद को संगीत का जनक भी बोला जाता है, और अर्थवेद को जादू टोना का जनक, जादू टोना के या मंत्र, तंत्र मंत्र जो विद्या है वो अर्थवेद के अंदर आती है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद तथा वेदांग के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, ज्योतिषी, व्याकरण, निरुक्त और छंद आते हैं। ठीक है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है और सामवेद में संगीत का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद कैसा है? कर्मकांड प्रधान है यजुर्वेद, और सामवेद क्या है? सामवेद में संगीत का अर्थ मिलता है। ठीक है ना, संगीत के बारे में।
संगीत, ये इससे क्वेश्चन, वेदों से क्वेश्चन एसएससी सीजीएल या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तब मुझ पर विश्वास करिएगा कि हाँ ये आते हैं क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा फ्रेंड जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद को रचनाओं का संग्रह बोलते हैं। सामवेद यह गीत रूप मंत्रों का संग्रह है। सामवेद। यजुर्वेद, इसके अंदर जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ, उनके अंदर जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है वो यजुर्वेद में है। कर्मकांड प्रधान है वेद है ये। अर्थवेद, ये तंत्र मंत्रों का संग्रह है। अर्थवेद जो है वो उसके अंदर तंत्र मंत्र का संग्रह किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक जो है बौद्ध ग्रंथ का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है त्रिपिटक, और जातक भी है और निकाय भी है। बौद्ध ग्रंथ मौर्यकालीन जो पूरा साम्राज्य था उसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ में ही तो मिलती है फ्रेंड। मौर्यकालीन साम्राज्य, ठीक है, श्रीगुप्त ने स्थापना की थी। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूरा पढ़ेंगे। एक नागसेन थे, नागसेन, उनके द्वारा रचित किया गया था मिलन पलिंदो, ठीक है। तो मिलन पलिंदो में एक हिंद यवन शासक था मिंडार, उसके विषय की जानकारी मिलती है। तो ये एक छोटा सा नोट्स डाल के लिख लीजिएगा कि मिलन पलिंदो नामक किसकी रचना थी, नागसेन की, ठीक है। उसके अंदर किसके बारे में जानकारी मिली थी, तो एक हिंद यवन शासक था जिसका नाम था मिंडार, उसकी जानकारी मिली थी, ठीक है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान होता है, ठीक है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में से तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का ज्ञान मिलता है। जातक ग्रंथ जो थे वो बौद्ध के बारे में बताते हैं। जो जातक ग्रंथ है, जातक, वो बौद्ध ग्रंथों के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, बौद्ध के 3 ग्रंथ थे। त्रिपिटक सबसे प्रमुख ग्रंथ था बौद्ध का, ठीक है। अभी ये प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, वो आप लिख लीजिएगा नोट करके जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। आगम, जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण था अंग। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कौन था, अंग। अंगों की संख्या थी 12। अंगों की संख्या कितनी थी, 12। जैन आगमों को वर्तमान स्वरूप 512 में वल्लभी में आयोजित जैन संगति में प्रदान किया गया था। 512 में वल्लभी में एक जैन संगति हुई थी जिसमें जैन आगमों को स्वरूप माना गया था, जैन आगमों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैन ग्रंथों में अनेक ऐतिहासिक सामग्रियाँ मिलती हैं जैन ग्रंथों में, ठीक है। चलिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन तथा 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। ऋषभ देव जो थे वो थे प्रथम, ठीक है, ऋषभ देव। देख रहा हूँ मैं आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ठीक है। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य लिखा, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा, शुंग काल में पतंजलि ने, किस काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य लिखा था। तो पतंजलि आपको पता है योग गुरु से संबंधित है, ठीक है। पतंजलि, इन्होंने शुंग काल में लिखा था, किसके बारे में लिखा था, पाणिनि की अष्टधाई। अष्टधाई किसकी पुस्तक है, पाणिनि की पुस्तक है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देख लेना, प्रीवियस ईयर के उठा के क्वेश्चन देख लेना। मुझ पर भरोसा तब करना जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, ठीक है। किसी भी टीचर पर भरोसा करने का सबसे अच्छा जो उसने पढ़ाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम के, उसमें फंस रहे हैं तो ठीक है। शुंग काल में पतंजलि ने पाणिनि की अष्टधाई पर महाभाष्य लिखा, जिससे मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र शुंग कौन थे, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। किसकी की थी, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। प्राचीन भारत से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ठीक है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। अष्टधाई जो थी वो संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। जो अष्टधाई है किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है। अष्टधाई क्या है, संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। किसने की थी, पाणिनि, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कई बार यूपी कांस्टेबल, ग्रुप डी, रेलवे सब में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूर्व मौर्य काल की सामाजिक दशा का चित्रण मिलता है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अष्टधाई में किसका चित्रण मिलता है, तो मौर्यकालीन का चित्रण मिलता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक है, अर्थशास्त्र। बहुत से बच्चे अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को क्या समझ लेते हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी नहीं था वो, अर्थशास्त्र का मतलब है राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र के बारे में, राजनीति के बारे में जो जानकारी दी थी वो अर्थशास्त्र के अंदर दी थी, इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जिनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एक ही हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी पुस्तक कौन सी थी? अर्थशास्त्र। मौर्यकालीन साम्राज्य के बारे में, मौर्यकालीन साम्राज्य की कैसी राजनीति थी वहाँ की, उसके बारे में पूरा जो वर्णन किया गया है वो अर्थशास्त्र में किया गया है। किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य। ठीक है फ्रेंड, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में किसका चित्रण मिलता है? तो बेसिकली जो मौर्यकालीन जो स्थिति थी उसका चित्रण जो है मिलता है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण मिलता है। यह राजकीय व्यवस्था पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कल्हण ने किया था। कल्हण की सबसे पुस्तक थी राजतरंजड़ी। राजतरंजड़ी कल्हण द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उन्होंने संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया था राजतरंजड़ी में। कश्मीर के इतिहास का वर्णन भी है राजतरंजड़ी में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा। मर्छिकट्टियम किसके द्वारा लिखी गई थी? शूद्रक के द्वारा। रामचरित ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, मेन बातें मैंने आपको यहाँ पे जो है वो बता दी है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्टमैटिक या मुद्रा शास्त्र बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? न्यूमिस्टमैटिक्स। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण हैं, कोई लेख नहीं है। भारत के जो प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उस पर सिर्फ और सिर्फ चिन्ह उत्कीर्ण थे, लेख कुछ नहीं था, लेख नहीं थे उस पर। ठीक है, इन्हें पंचमाग्ड या आहत सिक्के कहा जाता था। एग्जामिनर, मैंने कई बार ये क्वेश्चन देखा है, आहत सिक्के पर क्या होता था? तो आहत सिक्के किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो आहत सिक्के जो होते थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चिन्ह हुआ करते थे, कोई भी लेख नहीं हुआ करता था। आहत सिक्के। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में कारसापड़ कहा गया था, जो अधिकांशतः चांदी के थे। जो आहत सिक्के थे वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे और इनके ऊपर कोई भी लेख नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह हुआ करता था। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुआ। अब एग्जाम में क्या पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि शासक, जो कोई भी शासक हुआ करता था कि उस साम्राज्य का या उस समय, तो उसका जो चित्र जो हुआ करता था सिक्कों के ऊपर, तो वो बेसिकली सबसे पहले किन शासकों ने चलवाए थे कि हाँ हमारा चित्र होना चाहिए सिक्कों के ऊपर? तो हिंद यूनानी शासक जो थे उनका सबसे पहला चित्रण हुआ था सिक्के के ऊपर। ठीक है, ये मैं आपको सिक्कों के बारे में बता रहा हूँ, कॉइन्स। इनका अध्ययन न्यूमिस्टमैटिक में करते हैं। किस में करते हैं? न्यूमिस्टमैटिक। जो प्राचीन भारत के जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ चिन्ह हुआ करता था, कोई भी लेख नहीं हुआ करता था, इसलिए उनको आहत सिक्के बोला जाता था। ठीक है, सबसे पहले पूरा जो चित्रण हुआ करता था शासकों का चित्रण, वो सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों द्वारा प्रचलन में लाए गए थे सिक्के, जिनका पूरा उनका चित्रण जो होता था पूरे शरीर का, वो पूरे शरीर का नहीं, यहाँ तक जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है ना, वहाँ उनका पूरा चित्रण सिक्कों पे हुआ करता था। तो वो हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलवाए गए थे। ठीक है फ्रेंड,
शक हो गए, पल्लव हो गए, कुषाण शासकों ने ही ऐसे सिक्के चलवाए थे। फिर इसके हिंदू यूनानी शासक जो आने उनके बाद शक, पल्लवन, कुषाण शासक, इन्होंने ऐसे सिक्के चलवाए थे जिसमें मतलब पूरा इनका फेस हुआ करता था। तो एग्जामिनर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग अभिलेख और शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। अभिलेख और शिलालेख, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बन जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों का जो अध्ययन होता है ना, अशोक के अभिलेख बहुत प्रसिद्ध हैं फ्रेंड, अशोक के अभिलेख, इलाहाबाद अभिलेख, दिल्ली अभिलेख, कई जगह अभिलेख हैं, ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है। बोगज कोई अभिलेख सन 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 ईसा पूर्व, बैक ईयर, ठीक है, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। बेसिकली जो बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख, ध्यान रखना, बोगज कोई अभिलेख जो आर्य आए थे भारत, उनसे संबंधित है, जो ईरान से आए थे भारत, ठीक है ना। बोगज कोई अभिलेख, अभिलेखों में क्या मिलता है? अभिलेख बेसिकली एक स्तंभ होते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये साम्राज्य कहाँ से आया था, कैसे आया था। तो जो बोगज कोई अभिलेख है फ्रेंड, उसमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्य कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। तो ध्यान रखना, ये एग्जामिनर आपसे पूछा जा सकता है कि बोगज कोई अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्यों से संबंधित है, जिससे आर्यों के ईरान से पूर्व की ओर आने का साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में वैदिक देवताएं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नात्स्य का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक देवता इंद्र विंद्र, इनका भी यहाँ पे मतलब इंद्र, मित्र का, वरुण का, नात्स्य का उल्लेख मिलता है। मैं समझता हूँ फ्रेंड आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी, इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको बार बार पढ़ोगे ना, सेट हो जाएगा दिमाग में आपके, ठीक है। मैंने आपको सिक्कों के बारे में बताया, सिक्के क्या होते हैं, न्यूमिस्टमैटिक बोलते हैं सिक्कों के अध्ययन को। सबसे पहला आहत सिक्के किसे बोलते हैं? भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के क्यों कहलाते थे? आहत सिक्के क्योंकि उन पे चिन्ह हुआ करता था ओनली, उस पर कोई भी लेख हुआ नहीं करता था, इसलिए आहत सिक्के बोलते हैं उनको। पंच कार्ड भी बोला जाता है आहत सिक्कों को, ठीक है। सबसे पहले वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपना पूरा चित्रण करवाया था सिक्कों पे? तो हिंद यूनानी शासक थे, उन्होंने अपना पूरा चित्रण करवाया था सिक्कों पर, ठीक है। उसके बाद शक, पल्लव, कल्हड़, ये सारे सब लोगों ने मतलब सिक्कों पर अपना जो पूरा फेस था वो सिक्कों पर उत्कीर्ण करवा दिया था, ठीक है। तो बोगज कोई अभिलेख किससे संबंधित है? आर्यों के ईरान के पूर्व में जाने से संबंधित है। महास्थान तथा शाहगोरा के अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के हैं। ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, शाहगोरा का अभिलेख किसके क्षेत्र से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित है, ठीक है। महास्थान अभिलेख है, ठीक है। शाहगोरा अभिलेख में सूखा पीड़ित प्रजा को राहत देने की बात कही गई है। शाहगोरा अभिलेख है, ठीक है। महास्थान अभिलेख है, ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के संबंधित अभिलेख हैं। महास्थान अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मिलती है। जो महास्थान अभिलेख है उसके अभिलेखों से चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मिलती है, ठीक है फ्रेंड। मास्की तथा गुर्जरा ये अभिलेख हैं, इसमें अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है, सम्राट अशोक। अशोक के अभिलेखों का सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? तो ये अशोक के सबसे पहले जो अभिलेख पढ़े गए थे उसका जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेस को जाता है। किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेस। अशोक के स्तंभ इन्होंने पढ़े थे सबसे पहले, तो इनका इतिहास में नाम दर्ज हो गया, ठीक है। जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राही लिपि में उत्कीर्ण अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मास्की का अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मास्की का अभिलेख अशोक से संबंधित है। महास्थान का अभिलेख भी अशोक से संबंधित है, ठीक है। मास्की और गुर्जरा, महास्थान जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और मास्की और गुर्जरा जो अभिलेख है वो अशोक से संबंधित है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेस को जाता है। इसने 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि, तो अशोक के अभिलेख किस लिपि के थे, मतलब कौन सी लैंग्वेज में थे? तो वो ब्राही लिपि था। कौन सी था? ब्राही लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा।
कि अशोक के जो अभिलेख थे वो किस लिपि के थे या फिर किस लैंग्वेज में थे, तो ब्राह्मी लिपि। कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राही लिपि में इसने, जो जेम्स फ्रांसिस था, इसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। कब की थी? 1837 में, 1837। अशोक के प्रयागराज अभिलेख, मैंने बोला था प्रयागराज, प्रयाग, अशोक के प्रयाग अभिलेख पर ही समुद्रगुप्त की मतलब मूर्ति भी उत्कीर्ण है उसमें। अशोक के जो अभिलेख है, प्रयाग अभिलेख जो है, उसमें समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त की यह प्रसिद्ध उसके राजकवि हरिसेन ने उत्कीर्ण की थी। मतलब ये है कि जो अशोक का जो प्रयाग अभिलेख है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया। ये किसने लिखा था? ये हरिसेन ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था? हरिसेन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत का पहला अभिलेख है और इसमें सुदर्शन झील के निर्माण एवं मरम्मत का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील का जो निर्माण व मरम्मत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये जूनागढ़ का अभिलेख था। ध्यान रखना, जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। कलिंग के शासक खारवेल ने हंती गुफा अभिलेख का उत्कीर्ण करवाया था। तो हंती गुफा, जो हाथी गुफा है, हाथी गुफा का अभिलेख किसने निर्माण करवाया था? तो कलिंग के शासक थे खारवेल, जिससे उसके जैन मतावलंबी होने का पता चलता है, ठीक है। मेहरौली स्तंभ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मेहरौली स्तंभ किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें चंद्र नामक शासक का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में होड़ों के आक्रमण की चर्चा की हुई है। होड़ों को किसने बाहर भगाया था फ्रेंड? स्कंदगुप्त ने बाहर भगाया था होड़ों को, और इसका एक अभिलेख था भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड भीतरी अभिलेख जो है वो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। होड़ों के आक्रमण की चर्चा की गई है। एरण अभिलेख, एक एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख, वो बेसिकली भानुगुप्त का था। भानुगुप्त के एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त हुआ है। इसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड यहाँ से बना तो, कि सती प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है एरण अभिलेख। किस अभिलेख में मिलता है? एरण अभिलेख में। और ये एरण अभिलेख था किसका था? भानुगुप्त का, ठीक है। अभी मैं ये सब करा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं टेस्ट लूँगा, एक उस पर वीडियो आएगी, ठीक है। उसमें मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक्स होंगे और उसके टेस्ट होगा क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे, ठीक है। तो उसमें दोबारा रिवीजन हो जाएगा तो आपको और याद हो जाएगा। जितना रिवीजन करोगे ना, वो चीज़ें दिमाग में उतनी सेट होंगी आपके। इस बात को लिख लेना कहीं पे। कॉपी या नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता फ्रेंड, उनका रिवीजन भी करना ज़रूरी होता है। तो विदाउट रिवीजन कुछ नहीं होगा, ये बात ध्यान रख। चाहे कितने भी नोट्स बना लीजिए, जो मैंने गलती करी वही मैं आपको बता रहा हूँ। रिवीजन। एग्जामिनर क्या पूछ लेगा? सती प्रथा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? एरण अभिलेख। प्रथम साक्ष्य मिलता है। इस अभिलेख में 510 ईसा पूर्व का स्पष्ट उल्लेख भी है। एक नासिक अभिलेख है जिसमें सातवाहन शासक गौतमीपुत्र का वर्णन किया गया है। नासिक अभिलेख सातवाहन शासक से संबंधित है, गौतमीपुत्र, उनका वर्णन किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख, भीतरी अभिलेख किसका था? स्कंदगुप्त का था। एरण अभिलेख भानुगुप्त का था। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के संघर्ष का वर्णन मिलता है एहोल अभिलेख, ठीक है। भीतरी अभिलेख भानुगुप्त का था। एहोल अभिलेख किसका है? एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है एहोल अभिलेख, ठीक है। और जो एरण अभिलेख था वो भानुगुप्त का था, जिसमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है, ठीक है फ्रेंड। मैंने सिक्कों के बारे में आपको पूरी जानकारी बताई दी है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टमैटिक बोलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण हैं, कोई लेख नहीं है। इन्हें पंचकार्ड या आहत सिक्के बोला जाता है। आहत सिक्कों को ऐतिहासिक ग्रंथों में करसापड़ कहा गया था, जो अधिकांश चांदी के थे। शासकों की आकृति वाले सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों के समय प्रारंभ हुए थे, ठीक है। शक, पल्लव, कुषाण शासकों ने ऐसे सिक्के चलवाए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन सा है जिसका पूरा जो शासक का जो चित्र है वो वीणा बजाते हुए उसके सिक्के में दर्शाया गया उसको। तो कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। भारत का नेपोलियन कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को एक सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द उत्कीर्ण है। ठीक है, तो ये शब्द थे जो सिक्कों के ऊपर, पहले के लोग ना सिक्के पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि हमारा जो पहले के शासक हुआ करते थे मेरा चित्र होना चाहिए सिक्के के ऊपर। ठीक है, तो समुद्रगुप्त साहब, उनको वीणा बजाने का बहुत शौक है। ठीक है, हालांकि इस नाम नेपोलियन है, नेपोलियन की उपाधि मिली थी उनको, भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य से ही शासक हैं, तो इनको वीणा बजाने का बहुत शौक था, तो इनकी वीणा बजाते हुए इनकी चित्रण जो है वो सिक्के पर इनको उकारी गई थी, उकेर दिया गया था सिक्के पर। ठीक है, कॉइन्स पर। तो ऐसे आप याद भूलेंगे नहीं कि वीणा कौन बजाता था। सबसे ज़्यादा जो वीणा बजाता था वो बजाता था समुद्रगुप्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क के भी सिक्के थे, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो कनिष्क के सिक्कों पर कुछ ऐसा बौद्ध धर्म का होगा कुछ, तो वो बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए थे। ये इंपॉर्टेंट बन गया क्वेश्चन। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। क्यों चलवाए थे? जो शक होते थे, शको वहाँ पे पहले कोई होंगे उसके अगेंस्ट होंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के, तो उसने उस पर जीत हासिल करी थी शकों पर। उसके उपलक्ष्य में उसने क्या करवाया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बार बार पढ़ो, बार बार। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय किया, उसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के चलवाए थे। किसने चलवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त तो भारत के नेपोलियन है। उन्होंने वीणा बजाते हुए उन्होंने अपनी जो चित्र था उन्होंने सिक्कों पर अपना लिया अपना। ठीक है, लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने शकों पर विजय हासिल करी, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। चांदी के सिक्के प्राय पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। जो पश्चिमी भारत था ना, गुजरात की तरफ, उसमें ज़्यादा प्रचलित है चांदी के सिक्के। ठीक है, ये हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर एक तरह का रिवीजन कर रहे हैं। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के यानी कि सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले अपनी जो आकृति जो थी वो सिक्कों पर उकेरी थी। सिक्कों पर जो आकृति थी वो हिंद यूनानी शासकों ने ही, और हिंद यूनानी शासकों ने ही सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी करी थी। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी थी? हालांकि स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी भारत में हिंद यूनानी शासकों ने, लेकिन सबसे शुद्ध सोने की जो मुद्राएं थी वो किसने चलवाई थी? तो वो चलवाई थी आपकी कुषाण जो वंश था, कुषाण वंश, उसने। लेकिन सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी हुई थी? गुप्त काल। ठीक है, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करवाई थी? गुप्त काल। कई गणराज्यों पंचाल, मालवा तथा योद्धन का पूरा इतिहास सिक्कों के आधार पर सामने आया। सिक्कों के आधार पर समझते गए हम लोग अच्छा ये शासक हुआ करते थे, ये शासक हुआ करते थे। एक तरह की इमेज बना लीजिए आप। कोई भी शासक है, अब मान लीजिए आप शासक हैं, तो आप शासन कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका सिक्कों पर आपका चित्रण हो, तो आप सिक्कों पर चित्रण करवा देते। तो उस समय यूनानी शासक थे, तो उन्होंने सिक्कों पर अपना चित्रण करवा दिया था। सबसे शुद्ध जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, स्वर्ण सिक्के, वो बेसिकली जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने चलवाए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलवाए थे वो गुप्त शासक काल ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे? गुप्त ने। ठीक है, चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। सोने के सिक्के नहीं आए थे। चांदी के सिक्के सबसे पहले चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्यों चलवाए थे? शकों पर जीत हासिल करने के बाद चलवाए थे। लेकिन सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए। सबसे पहले जो थे हिंद यूनानी शासकों ने चलवाया था, और
जो कुषाण वंश थे उसने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलवाए थे, गुप्त। भारत के विभिन्न भागों विशेषकर अरिकामेडू में रोमन सिक्के काफ़ी प्रचलित हुए। एक रोमन सिक्के और होते हैं फ्रेंड, रोमन सिक्के, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए अरिकामेडू। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं स्मारक और भवनों के बारे में। जो प्राचीन काल में जो स्मारक थे, भवन थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि या फिर अगली क्लास में पढ़ें, तो उनके बारे में फ्रेंड अगली क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक तरह का हिस्ट्री का स्टार्टिंग से हम लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से एकदम फ्रेश। ठीक है फ्रेंड, तो बेचिंता रहिए। प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कैसे कैसे शासक थे, कौन कौन शासक थे। अभिलेखों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, किन किन के अभिलेख थे, एहोल अभिलेख किसका है, एरड़ अभिलेख किसका है, बीतर अभिलेख किसका है। ठीक है ना, वो हमने सब कुछ पढ़ लिया था। सती प्रथा का अभिलेख किसका है, एरड़ अभिलेख में मिलता है भानुगुप्त। ठीक है, भीतरी अभिलेख किसका है, स्कंदगुप्त का है। ठीक है फ्रेंड, सातवाहन नासिक अभिलेख किसका है, सातवाहन शासक का है। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस पर मैं टेस्ट भी लूँगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, और आज हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ लिया, नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में अभी, और ये तो शुरुआत है। ठीक है, शुरुआत के बारे में बेसिक नॉलेज है हिस्ट्री की, कैसे कैसे लोग प्राचीन भारत में आए, भारत में कैसे शासन किया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से सिक्के, किस किस शासक ने सिक्के चलवाए थे, किस किस शासक ने स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के किसने चलवाए थे, वीणा बजाते हुए सिक्कों पर किसकी आकृति है, समुद्रगुप्त द्वितीय की, है ना, समुद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए थे। ठीक है, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे, समुद्रगुप्त किसने चलवाए थे, समुद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त द्वितीय ने तो वीणा बजाते हुए उनको दर्शाया गया है उनके सिक्के पर। ठीक है, और कुछ छूटा तो नहीं है जो मैंने लिखा है यहाँ पर आपके लिए। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया, कौन राइटर है अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके राजनीति साम्राज्य के बारे में बताती है, मौर्यकालीन जो साम्राज्य था उसके बारे में बताती है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, कौटिल्य थे, वहीं रहते थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, ये मैंने आपको बताया पूरा। इसके बारे में भी पूरा बताएंगे, पूरा पढ़ेंगे कौन कौन से वंशेज हैं। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे स्मारक और भवन के बारे में, प्राचीन भारत में कौन कौन से स्मारक और भवन थे। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विदेशियों का आगमन, यूनान रोम के लेखक,